इस वीडियो में हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और यहाँ पर हमने मैथ्स का सेक्शन कवर किया है। और ये जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे ये मिक्सअप फॉर्म में होंगे, यानी कि पहला क्वेश्चन अगर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का है तो अगला क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, अगला क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा, अगला क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएबिलिटी का होगा। तो इस प्रकार से आपके मिक्सअप क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं आपके मैथ्स के। तो आपको जैसा कि पता ही है कि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो मैथ्स के ना सवाल कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने 2024 में जेईई मेंस का पेपर दिया था और मैंने मैथ्स में 98 प्लस परसेंटाइल स्कोर किया है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये सारे मैंने क्वेश्चंस को 2 से 3 बार सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप भी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं जिसका लिंक आपसे को डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां पर से अगर आप उन सभी क्वेश्चंस को सीरीज वाइज जितने भी मैंने आपको करवा रखे हैं, अगर आप उन सभी को सॉल्व कर लेते हो तो आपके पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। बस शर्त यही है कि आपको उन सभी क्वेश्चंस को 2 से 3 बार सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना ऐसे होते हैं ना जो इसी सेम पैटर्न पर रिपीट हो जाते हैं। ये डेटा आपका बेशक से रिपीट ना हो, बट आपका जो कंसेप्ट है वो इसी प्रकार का होता है, ठीक है। तो आप सभी को इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहीं पर आपको हर एक वीडियो का कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा जहां पर मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है। तो चलिए इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा जेईई मेंस का स्कोर कार्ड देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर ना मैंने एक शॉर्ट्स का लिंक लगा दिया है जहां पर आपको मेरा जेईई मेंस 2024 का आपको स्कोर कार्ड दिख जाएगा। वहां पर मैंने मैथ्स के अंदर 98 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर रखा है, ठीक है। और आप अगर लेटेस्ट शॉर्ट्स में जाएंगे तो वहां पर भी आपको वाली वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि ये वाला जो हमारे पास टर्म है ना वो 9/5 के बराबर दिया गया है और यहाँ पर हमें बोला हुआ है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 1 का क्यूब है, प्लस 2 का क्यूब है, प्लस 3 का क्यूब है और ये अप टू n टर्म्स तक जा रहा है। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नीचे दिख रहा है, यहाँ पर 1 × 3 है, प्लस 2 × 5 है, प्लस 3 × 7 है और ये अप टू n टर्म्स तक जा रहा है। तो क्यों ना मैं इसको n मान लूँ। इस पूरे को मैंने मान लिया n और इस पूरे को मान लिया मैंने कैपिटल D, ठीक है। n का मतलब न्यूमरेटर, d का मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ना आपको एक सीरीज का सम याद होना चाहिए जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और टिल देन n का क्यूब। इन सभी का जो सम का जो फॉर्मूला होता है या आप रिजल्ट बोल सकते हैं, इनका जो रिजल्ट होता है इन सभी का एडिशन वो होता है हमारे पास n ब्रैकेट n प्लस में 1 डिवाइड बाय में 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। और ऐसे ही हमारे पास दूसरा रिजल्ट होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये टिल देन होता है हमारे पास n के स्क्वायर तक। तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो होता है हमारे पास n ब्रैकेट n प्लस में 1 और ब्रैकेट में होता है हमारे पास 2n प्लस में 1 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एडिशन होता है और ये हमारे पास इसका एडिशन होता है। तो ये आपको ये दोनों रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर नोमिनेटर की बात करूं जो कि हमारे पास कैपिटल N, वो है हमारे पास 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और ये हमारे पास टिल देन कहाँ तक है n टर्म्स तक, तो n का क्यूब, ठीक है। इसका हमारे पास सम क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया था क्या आएगा, n ब्रैकेट n प्लस में 1 डिवाइड बाय में 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर को हम ओपन कर देते हैं, ये हो गया मेरे पास n स्क्वायर, ब्रैकेट में हो गया n प्लस में 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 और यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसका डिनोमिनेटर ये हो गया मेरे पास 1 × 3 प्लस 2 × 5 प्लस 3 × 7 और ये कहाँ तक जा रहा है अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। अगर आपने ये सीरीज ढंग से देखी है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है, ऐसे ही चलते चलते हमारे पास 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको n बोल दूं, अगर मैं इसको n बोल दूं तो ये 3 हमारे पास क्या होगा, 3 होगा हमारे पास 2n प्लस में 1, ऑफकोर्स सी बात है, ठीक है। अगर मैंने इसको n बोला है तो ये 3 हमारे पास क्या होगा 2n प्लस में 1। कैसे होगा, अगर मैं इस दूसरी वाली सीरीज को यानी कि ये 3 को लिख लिया मैंने, 5 को लिख लिया, 7 को लिख लिया, एक तरफ लिख लिया तो इसको 1 यहाँ पर लिख लिया मैंने, 3 को, 5 को, 7 को, 3 5 7 आपको क्या ये एक एपी नहीं लग रही। इसके बाद अगला टर्म आएगा हमारे पास 9, ठीक है।
तो ये हमें AP दिख रही है जिसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 2 का, ठीक है। और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 3, ठीक है। तो इसकी जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N इंटू डी, माइनस में डी, ठीक है, माइनस में डी भी होता है। तो यहां पर से अगर मैं A की वैल्यू पुट कर दूं 3 है, प्लस ये हो गया मेरे पास डी की वैल्यू हमारे पास कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 2, तो ये 2D हो गया, और माइनस में 2N हो गया, सॉरी 2N, ठीक है, N 2N, और ये D की जगह पे हो गया मेरे पास 2, तो ये हो गया मेरे पास 2N प्लस में 1, ठीक है, 3 माइनस 2 हो गया मेरे पास 1, तो 2N प्लस में 1 हमारे पास ऐसे जनरल टर्म मिल जाएगा। तो जनरल टर्म हमने एग्जैक्टली यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पूरी टर्म को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं समेशन लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दी समेशन, ठीक है। और n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, n वेरी कर रहा है हमारे पास 1 से लेकर, ये 1 से लेकर कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है n तक, ठीक है। ऑफकोर्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम n की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास d इज इक्वल टू, या n की जगह पे हम r भी रख सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल रख सकते हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर है हमारे पास 2n स्क्वायर प्लस में n, ठीक है। अब यहाँ पर समेशन, जो समेशन की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, एडिशन प्लस में ये स्प्लिट हो जाता है, तो ये अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, या अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ 1 से लेकर n तक, प्लस में ये हो गया मेरे पास n इज इक्वल टू 1 से लेकर n, और ये हो गया मेरे पास n, ठीक है। अब यहाँ पर, अब इस 2 को मैंने यहाँ पर से बाहर निकाल लिया, 2 को बाहर निकाल लिया, तो मतलब कांस्टेंट यहाँ पर से बाहर आ सकता है समेशन में से। अब यहाँ पर हमारे पास बचा है n इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ये बचा है मेरे पास n स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर है हमारे पास n, यानी कि समेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मैं उन सभी टर्म्स को जो है ना ऐड कर रहा हूँ, यानी कि एक बार इसमें 1 रख रहा हूँ, ठीक है, 1 के बाद अगला नंबर क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, उसके बाद अगला नंबर 3 रख रहा हूँ, तो इन सबको ऐड करते करते कहाँ तक ऐड करना है, n तक ऐड करना है। तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरे पास n ब्रैकेट n प्लस में 1 डिवाइड बाय में 2, ठीक है। अब बच्चों ने आपने पढ़ा होगा, तो ये हो गया मेरे पास n ब्रैकेट n प्लस में 1 डिवाइड बाय में 2, इसका मतलब तो ये हो गया, चलो हम समझ गए। अब यहाँ पर समेशन निकालना है आपको n स्क्वायर का। अब n स्क्वायर का समेशन क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर n की जगह पे 1 पुट कर दो तो 1 का स्क्वायर, और n की जगह पे 2 पुट कर दो 2 का स्क्वायर, n की जगह पे 3 पुट कर दो 3 का स्क्वायर। ऐसे कहाँ तक जाना है, हमें कहाँ तक जाना है, n तक जाना है, तो n का स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर। तो इस पूरे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर, तो इन सब का सम कितना होता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये होता है, इन सब का सम क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पर d की वैल्यू हमारे पास क्या मिल रही होगी, ये हो गया मेरे पास 2n ब्रैकेट में n प्लस में 1, मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। 2, ये जो 2 है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू n ब्रैकेट n प्लस में 1, और फिर 2n प्लस में 1, और डिवाइड बाय में हो जाएगा मेरे पास क्या 6 हो जाएगा, प्लस में n ब्रैकेट n प्लस में 1 डिवाइड बाय में 2 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म हमारे पास d से मिल गए, और n वाला टर्म हमारे पास क्या आ गया, n वाला टर्म मेरे पास ये आ गया, ये वाला टर्म मेरे पास n में आ गया। तो इसको थोड़ा सा क्लब करके लिखते हैं, n बाय डी के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि n बाय डी तो हमें यहाँ पर किसके बराबर दिया हुआ था, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, n बाय डी हमारे पास दिया गया था 9/5 के बराबर, 9/5 के बराबर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, n बाय डी को लिख रहा हूँ, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि ये इसके बराबर लिखा जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर आपको n बाय डी चाहिए, n बाय डी जो कि हमारे पास कितना 9/5 के बराबर है। तो n की वैल्यू है हमारे पास n स्क्वायर, ब्रैकेट में है हमारे पास n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में 4 लिखा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर d की बात करूँ, इस कैपिटल D की, कैपिटल D हमारे पास 2n ब्रैकेट में n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 डिवाइड बाय 6, तो इन दोनों को मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, ये हो गया मेरे पास 3, तो n बाय 3 मल्टीप्लाई में 2n प्लस में 1 इंटू n प्लस में 1, ठीक है। और इस वाले n प्लस में n ब्रैकेट n प्लस में 1 डिवाइड बाय 2 को भी यहीं पे लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है ना, कि यहाँ पर हमें n ब्रैकेट n प्लस में 1 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी कॉमन दिख रहा है और इसमें भी कॉमन दिख रहा है, तो क्यों ना इसको कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, ले लेते भाई कॉमन। तो कॉमन लिया इसको, ऊपर है हमारे पास n स्क्वायर n प्लस में 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 है, और नीचे कॉमन ले लिया हमने n ब्रैकेट n प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस वाले ब्रैकेट में बचेगा 2n प्लस में 1 डिवाइड बाय 3,
और यहाँ पर बचेगा 1/2, यही बचेगा। जब हमने n ब्रैकेट n प्लस में 1 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो यही बचना चाहिए ना, ठीक है। अब इसमें से n ब्रैकेट n प्लस में 1 को हम कैंसिल कर देंगे ऊपर एक पावर से, ठीक है। ऊपर बचेगा हमारे पास कितना, ऊपर बचेगा हमारे पास n ब्रैकेट n प्लस में 1, क्योंकि 2 पावर थी, 2 में से एक पावर तो चली गई, डिवाइड बाय 4, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया मेरे पास 4n प्लस में 2 प्लस में 3n, मतलब ओनली 3, अपॉन में हो जाएगा आपके पास 6। इसको सॉल्व करते हैं, n ब्रैकेट n प्लस में 1, और ये हो गया मेरे पास, इससे कैंसिल कर देते हैं, या तो मेरे पास 2 बार में, या तो मेरे पास 3 बार में। अब 3 ऊपर चला जाएगा कूद के, ठीक है, और ये बच गया मेरे पास 2, ये हो गया मेरे पास 4n प्लस में, ये हो गया 3 और 2 5 होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 3n ब्रैकेट में n प्लस में 1, और डिवाइड बाय में हो गया मेरे पास 2 इंटू 4n प्लस में 5, ठीक है। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में हमने n/d को किसके बराबर माना है, 9/5 को, ठीक है। तो ये भी हमारे पास n/d की वैल्यू है, तो मतलब 9/5 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3n इंटू n प्लस में 1 अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 2 ब्रैकेट 4n प्लस में 5, ये हमारे पास बराबर है 9/5 के। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 3 से मैं ये वाला 9 काट सकता हूँ 3 बार में, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 5n ब्रैकेट में n प्लस में 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 4n प्लस में 5, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हो गया मेरे पास 5n स्क्वायर, और ये हो गया मेरे पास प्लस में 5n इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 6 4 जा 24 n प्लस, ये हो गया मेरे पास 6 5 जा 30। बहुत सिंपल है। अब इन सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ला रहा हूँ, तो 5n स्क्वायर और प्लस में 5n माइनस 24n हो जाएगा, माइनस में 30 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब माइनस कर लेते हैं, 5n स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास कितना, माइनस का 19n माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 530 जा होता है हमारे पास माइनस 150, ठीक है, माइनस का निशान भी है, तो माइनस 150 कैसे आएगा, माइनस 25 और प्लस 6 कर देते हैं, हाँ, तो 5n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 6n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर से कॉमन मिल रहा है हमारे पास 5n, जो कि हो जाएगा मेरे पास n माइनस 5, यहाँ पर से कॉमन मिल रहा है 6, तो ये हो गया n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक ब्रैकेट में आ जाएगा 5n प्लस में 6, एक ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर n की वैल्यू इस वाले ब्रैकेट से मिल रही है मेरे पास माइनस 6/5, और दूसरे ब्रैकेट से मिल रही है मतलब कि यहाँ पर से मिल रही है n इज इक्वल टू 5। तो इनमें से क्या रिजेक्ट होगा, इनमें से ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा, इसका भी रीज़न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू ना कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकती, आपने सुना होगा कि मुझे 1 चॉकलेट दे दो, 2 चॉकलेट दे दो, 3 चॉकलेट दे दो, पर क्या आपने ये सुना है -1 चॉकलेट दे दो, -2 चॉकलेट दे दो, तो इस वजह से n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5। तो यहाँ पर आपको क्या बताना था क्वेश्चन में, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है तो क्वेश्चन आपने यहाँ पर से ध्यान से देखा हुआ, तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर लिखा हुआ था कि इस पूरे टर्म का डिवाइड बाय ये पूरा टर्म इज इक्वल टू 9/5। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू रिपोर्ट करनी थी, n की वैल्यू हमारे पास आएगी 5। तो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप, ठीक है। जो आपके लास्ट में जो आपके 20 के बाद के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इंटीजर टाइप होते हैं। तो इस टाइप के आपका क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। डेटा आपका अलग हो सकता है, बट आपका हो सकता है कंसेप्ट यही लग रहा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो 1 से 2 बार अगर आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको अपने तरफ से पूरा पोटेंशियल डाल के यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो सिंपल सा है, बट बहुत सारे बच्चे इसको पहली बार में नहीं कर सकते। तो अगर आप इसको पहली बार में अटैम्प्ट कर देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट क्या होना चाहिए कि यहाँ पर ना जो हमसे पूछा हुआ है ना, सबसे पहले उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें क्या पूछा हुआ है, cos 4x की आपको वैल्यू बतानी है। ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो cos 4x की आपको वैल्यू बतानी है, तो cos 4x का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो cos 4x को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, cos के अंदर 2 इंटू 2x, ठीक है। अब इसको मैं थीटा मान लूँ, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये हमारे पास क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आप किसी में भी ब्रेक कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना आप सारी की सारी टर्म्स को कॉस में कन्वर्ट करें। कॉस में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या होगा, अभी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। इसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो कॉस में कन्वर्ट करने का फ़ायदा अभी आपको पता लग जाएगा। ये हमारे पास 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे किया, तो यहाँ पर थीटा की जगह पे तो हमारा थीटा था नहीं ना, हमने तो माना है थीटा 2x के बराबर है। तो यहाँ पर हमें दोबारा यहाँ पर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, थीटा को 2x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर से cos 4x, इसकी वैल्यू अब हमारे पास ये आ गई है, ये है हमारे पास 2 टाइम्स cos स्क्वायर 2x माइनस 1। अब इसको हम थोड़ा सा और स्प्लिट करेंगे, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 2 को यहाँ पर मैंने बाहर ले लिया, और ये हो गया मेरे पास cos 2x इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर से 2 और यहाँ पर से cos 2x को मैं यहाँ पर दोबारा से इसमें आइडेंटिटी लगाऊंगा, 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इतना सभी को समझ में आना चाहिए, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर सबसे पहले 4x था, तो इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 2x, और 2x को मैंने मान लिया थीटा। तो यहाँ पर ये हो गया मेरे पास cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा को मैंने जब ओपन किया cos के टर्म्स में, तो ये आ गया मेरे पास 2 टाइम्स cos स्क्वायर 2x माइनस 1। अब 2x कहाँ से आया, तो 2x आया मेरे पास थीटा की वजह से। थीटा कहाँ से आया, थीटा को हमने मान रखा था 2x, ठीक है। अब यहाँ पर से अब 2x को मैंने दोबारा से सिंपल किया, तो यहाँ पर 2x की जगह पर मैंने लिख दिया 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि हमको सबको यहाँ पर क्या करना है, जितने सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं उतने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर से 2x को मैंने कन्वर्ट कर लिया सिंगल x में। अब यहाँ पर से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा मेरे पास 4 cos की पावर 4x प्लस में 1 माइनस 2 टू जा 4 cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस 1। इसका ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया, इसका होल स्क्वायर मतलब हमने ओपन कर लिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये हो जाएगा मेरे पास 8 टाइम्स cos 4x, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास प्लस टू इसके साथ क्लब होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर हो गया मेरे पास माइनस का 8 cos स्क्वायर x, ठीक है। अभी इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, यहाँ पर एक ब्रैकेट बना देते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि हमने यहाँ पर कुछ सॉल्व किया है। यहाँ पर हमने सॉल्व किया cos 4x को, ठीक है। और यहाँ पर से मैं लेट करना चाहता हूँ, लेट cos स्क्वायर x इज इक्वल टू a, या आप b भी मान सकते हैं, c भी मान सकते हैं, कोई से वेरिएबल मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हमने cos स्क्वायर x को ही क्यों माना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर cos स्क्वायर x में जब मैं जैसे ही इसको a मानूंगा ना, तो यहाँ पर मुझे एक क्वाड्रेटिक दिख रही है a में, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने cos स्क्वायर x को जब मैंने a माना है, तो मुझे कुछ इस वाली गिवन इक्वेशन में भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो cos स्क्वायर x के टर्म्स में आ जाए, ताकि मैं उसको a के टर्म्स में लिख सकूँ। तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी 5 टाइम्स tan स्क्वायर x, मैं इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, 5 टाइम्स tan स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos 2x प्लस में 9, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर बाकी हम इस पे लौटेंगे। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर 5 टाइम्स। अब tan के बारे में सब जानते हैं, tan क्या होता है हमारे पास, tan थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर लगाए तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब cos 2x को भी ब्रेक कर लेते हैं cos के टर्म्स में, क्योंकि हमने cos को माना है, तो इसको हम ब्रेक कर लिया, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस में 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सभी को यहाँ पर से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कर रहा था,
कि मैं कॉस स्क्वायर एक्स को ही क्यों मान रहा था ए, ठीक है, और बार बार मैं कॉस 2x को क्यों मैं कॉस के टर्म्स में स्प्लिट कर रहा था। तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमें जो है ना ये सारी सारी टर्म्स एक वेरिएबल में चाहिए, इस वजह से मैं इसको साइन को भी मैंने कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, कॉस तो ऑलरेडी कॉस में है, ठीक है, तो इस वजह से मैं इन सबको कॉस के टर्म्स में स्प्लिट कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स को जब हमने ए माना है तो किसी रीजन की वजह से माना है, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अब हमारे लिए ये यहाँ पर हेल्पफुल होगा। 1 माइनस ए हो जाएगा, डिवाइड बाय ए माइनस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2a माइनस 1, ठीक है, प्लस में 9 है, ठीक है। अब ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस ए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 4a माइनस 2 और ये हो जाएगा प्लस में 7, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 4a माइनस 2 और प्लस में 9 लिखा हुआ था, तो 9 माइनस 2 हो जाएगा प्लस 7, ठीक है। अब a को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर a गया तो राइट हैंड साइड पे 4a स्क्वायर प्लस में 7 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 माइनस 5a माइनस 5a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस में 7 है, ठीक है। अब इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 9a स्क्वायर, इसको भी इधर ले आया तो 5 और 7 12 12a, माइनस प्लस का 5 है तो इधर आ जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, इसकी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9a स्क्वायर हमारे पास क्या चाहिए, 45 चाहिए, तो 45 आता है 15a माइनस 3a माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से कॉमन मिल रहा है मुझे, मेरे पास 3a, ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस में 5, नहीं 3a प्लस में 5, हाँ, तो यहाँ पर से माइनस 1 कॉमन ले लिया, ये हो गया मेरे पास 3a प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में मिल जाएगा मुझे 3a माइनस 1, एक ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास 3a माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से अगर मैं इसको 0 करूँ, 3a माइनस 1 इसको 0 किया तो a की वैल्यू मिलेगी 1/3, इसको 0 किया तो a की वैल्यू मिलेगी माइनस 5/3। अब हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू आई है a इज इक्वल टू 1/3, दूसरी वैल्यू आई है a इज इक्वल टू माइनस 5/3। बट अगर आपने यहाँ पर देखा है, हमने a किसको माना है, कॉस स्क्वायर एक्स को, तो ये हमेशा कैसे का है, a हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, और ये नेगेटिव नहीं हो सकता। a इज नॉट नेगेटिव, a कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, a ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर से नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी भी आपने देखा होगा कि अगर मैं नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करता हूँ, -2 का भी स्क्वायर करूँगा तो ये +4 आता है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी आती है किसी का भी स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, और इस वाली वैल्यू से हम आगे काम करेंगे। a की वैल्यू 1/3 आई है, तो हमें a की वैल्यू मिल गई है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी 1/3 है, तो a हमारे पास किसके बराबर था, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर था। बट अगर आपको क्वेश्चन याद हो, क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था cos 4x हमें फाइंड करना था, ठीक है, और cos 4x को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था, जिसको हमने माना था इक्वेशन नंबर 1, और ये था हमारे पास 8 टाइम्स cos की पावर 4x माइनस 8 cos स्क्वायर एक्स प्लस में 1, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, 8 cos की पावर 4x माइनस 8 cos स्क्वायर एक्स प्लस में 1, ये हमारे पास किसके बराबर था, ये हमारे पास बराबर था cos 4x के बराबर, और हमारे पास cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल गई है 1/3, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, cos की पावर 4x मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 1/9, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स, cos की पावर 4x, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8/9, ठीक है, माइनस में 8 इंटू
1/3, तो 8/3 हो जाएगा, प्लस में 1। अब इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर से 8/3 मैं कॉमन ले सकता हूँ। 8/3 जैसी कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया मेरे पास 1/3, यहाँ पर बच गया -1, प्लस में 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास -2/3 हो जाएगा आई गेस, हाँ -2/3। तो ये हो जाएगा -16/9 प्लस में 1। सॉल्व कर लेते हैं, -16 + 9 डिवाइड बाय 9, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास -7 है ना, -7/9। तो cos की पावर 4x, ये हमारे पास किसके बराबर है, -7/9। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आपको cos की पावर 4x फाइंड करना था और ये कितना है, -7/9 आया। तो दिस इज योर आंसर, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बहुत सारी अप्रोच लगी है। अगर आपने इसको अपने आप से सॉल्व कर लिया है तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को आपने अगर सॉल्व कर लिया तो एक बार कमेंट में जरूर से बता देना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभार सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं बट बहुत सारे बच्चे को ना लॉग की प्रॉपर्टी याद नहीं होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल से होते हैं और स्कोरिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपको बस लॉग की प्रॉपर्टी जरूर से याद करके जाना है। ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ लॉग की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है लॉग AB, अगर B का स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस स्क्वायर को मैं नीचे लिख सकता हूँ, तो 2 टाइम्स log AB लिख सकते हैं। ठीक है, और यही स्क्वायर अगर A में लगाओ, A का स्क्वायर लगाओ, तो इस वाले स्क्वायर को जब मैं नीचे लाऊंगा ना तो ये 1/2 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पर, अगर मैं E की पावर log नेचुरल बेस E है और यहाँ पर अगर मैं 2 लिखता हूँ तो इसका आंसर हमारे पास क्या होता है, ये जो यहाँ पर लिखा है ना 2, यही इसका आंसर हो जाता है। तो सिंपल सी गिनी चुनी प्रॉपर्टी होती है लॉग की, इसी पर हमेशा घुमा फिरा के क्वेश्चन बना देते हैं और बहुत सारे बच्चे इसी को गलत करके आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। आपको ये प्रॉपर्टी अगर हल्की फुल्की भी याद है ना तो बहुत अच्छा काम हो सकता है आपके लिए। आराम से इस वाले क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे और ये 4 मार्क्स का था, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। ये हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर है हमारे पास लॉग, अगर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 है, तो मतलब इन दोनों बेस को जैसे ही मैंने सेम बना दिया ना तो यहाँ पर ये दोनों आपस में हट जाएंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ पर से हट जाएंगे और हमारे पास ये बचेगा x-1 या x-3 का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से टर्म बनेगी। तो इसको लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर और ये हो गया मेरे पास x-1 इज इक्वल टू log 2 x-3। ठीक है, तो यहाँ पर से मैंने आपको बताया था कि जब भी a में स्क्वायर हो तो ये 1/2 के फॉर्म में आता है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी होगा, ये 1/2 ऐसे आ जाएगा और ये हो जाएगा log बेस 2 और यहाँ पर हो गया x-1 इज इक्वल टू log बेस 2 x-3। अब यहाँ पर इस वाले 1/2 को मैं इसकी पावर में लगा सकता हूँ। एक प्रॉपर्टी और रह गई, मैं आपको यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर जब कभी भी आपके पास ऐसे लगा हो log ऑफ, मान लो यहाँ पर लगा है log ऑफ a और ये b है और यहाँ पर लगा है 2, तो इस 2 को मैं इसकी खोपड़ी पे ला सकता हूँ, b की खोपड़ी पे, तो इसको कहते हैं log a b का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो कि आपने क्लास 11 में पढ़ी होगी, तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बट अगर आपको याद नहीं है तो आप ऑफकोर्स क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये हो जाएगा मेरे पास log बेस 2 x-1, इस पूरे ये पूरा जो नंबर है 1/2 ये इसके यहाँ पर पावर में आ जाएगा, तो ये 1/2 इज इक्वल टू log बेस 2 x-3। ठीक है, अब यहाँ पर से बेस 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर बचेगा मेरे पास x-1 इसकी पावर 1/2 इज इक्वल टू x-3। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि ये रूट हट सके, तो x-1 यहाँ पर बचेगा। हमने यहाँ पर क्या किया है, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। ये हो गया मेरे पास x-3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर से x-1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 9 और माइनस में 3 टू जा 6, तो 6x। यहाँ पर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में 10 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस में 10। इसमें से कॉमन लिया मैंने x, तो ये हो गया x माइनस 5। इसमें से कॉमन लिया मैंने -2, तो ये हो गया मेरे पास x माइनस 5। एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2, एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 5। तो यहाँ पर से हमें x की दो वैल्यूज मिल रही हैं। एक x की वैल्यू मिल रही है मेरे पास यहाँ पर 2 और एक वैल्यू मिल रही है मुझे यहाँ पर से 5। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसके यहाँ पर आपको क्या बताने थे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने थे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लिख देंगे बच्चे 2। बट यहाँ पर ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ये जो लॉग है ना, इसके अंदर जो है ना आपकी ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास ये जो 2 है ना, ये जब हम इसके अंदर पुट करेंगे अपने ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, तो 2 माइनस 1 ये तो 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर 2 यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना, 2 माइनस 3 माइनस 1 दे दे रहा है। तो इस वाले लॉग के अंदर क्या आ जा रहा है, राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास ये वाला लॉग है, ये हमारे पास क्या दे रहा है, ये हमारे पास -1 दे रहा है, जो कि ये इनवैलिड है, इसकी डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड हो गया। तो इस वजह से हम इस वाले वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, जो x इज इक्वल टू 2 है, ये हमारे पास यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, जो है हमारे पास x इज इक्वल टू 5। वन सॉल्यूशन इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका वन सॉल्यूशन ही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जब हम x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे थे ना अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में, तो यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो ये है, ये हमारे पास नेगेटिव दे रहा था। तो नेगेटिव जो है लॉग की डेफिनेशन में होता नहीं है। तो यहाँ पर ओनली वन सॉल्यूशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो लॉग बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पर से आपका एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल था, ठीक है। तो यहाँ पर से बहुत सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैथ्स की बात चल रही है, तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तो आना बनता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का आपका पहला क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर इस प्रकार से आपका कुछ सिंपल सा इंटीग्रेशन दिया है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर अल्फा से लेकर अल्फा प्लस में 1 तक आपकी लिमिट है, और यहाँ पर हमारे पास dx के साथ 1 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको इन दोनों का ना आपको क्या करना है, डिफरेंस ऊपर बनाना है। तो यहाँ पर डिफरेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस अल्फा प्लस में 1 और माइनस में x प्लस में अल्फा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया ये मेथड ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर 1 मिलेगा, और 1 हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, dx के साथ। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हम dx के साथ हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर dx के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसके डिनोमिनेटर में बचेगा हमारे पास x प्लस में अल्फा, और एक ब्रैकेट में बचेगा x प्लस में अल्फा प्लस में 1, ठीक है। तो हमें इसके नोमिनेटर में क्या चाहिए था, नोमिनेटर में चाहिए था 1, जो कि dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। माइनस करके देखना है तो कर लो। x प्लस अल्फा प्लस 1 लिखा हुआ है, माइनस में है हमारे पास x प्लस अल्फा, तो x माइनस अल्फा हो जाएगा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x से x कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया, बचा क्या 1, और 1 किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में, और ये पूरा टर्म हमारे पास इसके बराबर है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, अल्फा की वैल्यू बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार इस पूरे डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड कर देते हैं, इस पूरे डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि यहाँ पर साइड में लिखते हैं, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास a माइनस बी और डिवाइड बाय c लिखा हुआ है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बाय सी माइनस बी बाय सी। तो ऑफकोर्स लिख सकते हैं, ये तो प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली इसको भी यहीं पे लिखेंगे। ये हमारे पास c हो गया, ये a हो गया, ये माइनस b हो गया। तो यहाँ पर से इसको सबसे पहले मैंने लिख दिया अल्फा से लेकर अल्फा प्लस में 1, ऊपर वाले को लिख दिया x प्लस अल्फा प्लस में 1
और इसके डिनोमिनेटर में ये पूरा पार्ट, ये हो गया एक्स प्लस में अल्फ़ा और इनटू में एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस में 1 माइनस में एक्स प्लस अल्फ़ा ऊपर बच गया, ये हो गया मेरे पास बी वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पर बी लिखा था, तो बी वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सी वाला पार्ट लिखने की बात है, बारी है। एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस में 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इस वाले ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास अल्फ़ा से लेकर अल्फ़ा प्लस में 1 तक लिमिट चलेगी, यहाँ पर बचेगा 1 बाय एक्स प्लस अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पर dx आ जाएगा, dx एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस में अल्फ़ा से लेकर अल्फ़ा प्लस में 1 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 बाय ये वाला बचेगा एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस में 1 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन पूरी दुनिया जानती है क्या होता है, ln mod x। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इसकी x की पावर कितनी है 1 है, तो x की पावर जब भी लीनियर होती है तो उसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है ln mod x। तो ये हो जाएगा मेरे पास log बेस में e होगा और यहाँ पर ये हो जाएगा मॉड में x प्लस में अल्फ़ा, अपर लिमिट हो जाएगी अल्फ़ा प्लस में 1, लोअर लिमिट हो जाएगी अल्फ़ा, माइनस ये हो जाएगा मेरे पास log बेस में e और x प्लस अल्फ़ा प्लस में 1 और लिमिट हो जाएगी अल्फ़ा से लेकर अल्फ़ा प्लस में 1। ठीक है, अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पर अपर लिमिट जैसी पुट करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास log e। अल्फ़ा प्लस में 1 जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस में 1 हो जाएगा और फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास इसका रिजल्ट, माइनस में अब इसका रिजल्ट लिखते हैं log e। ठीक है, इसमें जैसे ही हम क्या पुट करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस में 2, 2 अल्फ़ा प्लस में 2 और फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो 2 अल्फ़ा प्लस में 1। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है थोड़ा सा। यहाँ पर जब भी माइनस में है तो प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास लॉग की, ये दोनों डिवाइड में आ जाते हैं, तो 2 अल्फ़ा प्लस में 1 और ये हो गया मेरे पास 2 अल्फ़ा और ये भी माइनस में है तो लॉग में ये माइनस में है तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 अल्फ़ा प्लस में 2 डिवाइड बाय 2 अल्फ़ा प्लस में 1। अब दोबारा ये जो हमारे पास ये वाला माइनस है, ये दोनों इस प्रॉपर्टी इन दोनों को हम दोबारा से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोबारा से इन दोनों के बीच में माइनस है और बेस सेम है। ठीक है, तो log ऑफ e, तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस में 1, ये ऊपर रहेगा डिवाइड बाय 2 अल्फ़ा और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये जाएगा मेरे पास 2 अल्फ़ा प्लस में 2 डिवाइड बाय 2 अल्फ़ा प्लस में 1। ठीक है, तो log e ऊपर चला गया हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस में 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो गया हमारे पास 2 अल्फ़ा इंटू में 2 अल्फ़ा प्लस में 2 और ये हो गया मेरे पास ब्रैकेट क्लोज, मतलब मॉड लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी हमारे पास किसके बराबर दी थी क्वेश्चन में, इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, इसमें से भी मैं एक काम करता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस में 1। ये हमारे पास बराबर था, हमारे पास आपने अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा है तो ये हमारे पास log ऑफ 9/8। ठीक है, इसके बराबर है। अब ये देख लेते हैं क्या इन दोनों का बेस सेम है, हाँ भाई बेस तो सेम है। ठीक है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है और ये वाली जो क्वांटिटी है आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, तो 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस में 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस में 1 इज इक्वल टू 9/8। अब आप एक तरीके से कंपेयर भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 अल्फ़ा प्लस में 1 है ये 9 के बराबर है। ठीक है, और या आप ऐसे भी कह सकते हैं 4 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस में 1
ये हमारे पास 8 के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर से अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 की बात करूँ तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सी अल्फा की वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी, अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 2, तो 2 इज इक्वल टू 2, ये सेटिस्फाई हो रही है। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी थी, एक बार हम इसके नोमिनेटर में भी अप्लाई करके देख लेते हैं। 2 इंटू 1 प्लस में 1, इसका स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो यहाँ हाँ ये सेटिस्फाई हो रही है, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर से हमें अल्फा की वैल्यू बतानी थी, अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 1 इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी आपका इंटीजर टाइप में आया हुआ क्वेश्चन था, तो इंटीग्रेशन का यहाँ पर से शुभारंभ हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। ये मेथड ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, कि यहाँ पर कैसे आप इसके डिनोमिनेटर को इसके नोमिनेटर में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात हो रही है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आना तो बनता ही है। ठीक है, ये दोनों भाई भाई हैं, छोटा भाई बड़ा भाई। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी आपके पास ब्रैकेट में x प्लस में y करके ऐसे करके कुछ टर्म दिख रही हो यहाँ पर एक से ज़्यादा बार या एक बार, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में फिक्स्ड है ये चीज़ कि आपको इसको t मानना होता है। t मानो, v मानो या कोई सा भी वेरिएबल मानो, आपको इसको कुछ ना कुछ मानना होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक कंडीशन दी गई है कि जैसे ही आपका यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा तो आपको y 0 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, यानी कि इसका मतलब आपको आना चाहिए, जो यहाँ पर इसका मतलब होता है वो आपको समझाने देना चाहता हूँ। यहाँ पर y 0 इज इक्वल टू 1 दे रखा है ना, तो y के अंदर जो हमारे पास ये होता है, जो भी वैल्यू होती है वो हमारे पास x की वैल्यू होती है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर ये इसके बोलने का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर y की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1, x इज इक्वल टू 0 पर y की जो वैल्यू है वो है 1, तो ये इसका मतलब होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास कुछ इस प्रकार से, डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू में x प्लस में y इस पूरे का होल क्यूब माइनस x ब्रैकेट में x प्लस में 1 x प्लस में y माइनस 1। तो यहाँ पर इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को फटाफट से सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपको ये फाइंड करके इसका आंसर आपको इंटीजर टाइप में रिपोर्ट करना था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू टी। तो जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं डी टी ओवर डी एक्स माइनस 1। ठीक है, अब x प्लस वाई की जगह t लिख दिया है तो यहाँ पर भी पुट कर देते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे लिख देंगे डी टी ओवर डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, x प्लस वाई की जगह पे लिख दिया t इस पूरे का होल क्यूब माइनस x इंटू टी की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, तो डी टी ओवर डी एक्स माइनस 1 को हम हटा भी सकते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास 2x, ये हो गया मेरे पास टी क्यूब माइनस एक्स टी। इन दोनों में से मुझे x कॉमन दिख रहा है तो x को कॉमन ले लिया, ये हो गया मेरे पास 2t क्यूब माइनस टी। ठीक है, अब यहाँ पर x वाली टर्म को एक तरफ और बिना x वाली टर्म को एक तरफ, तो मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये हमारी कौन सी फॉर्म बनी, ये हमारी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनी है। ठीक है, तो डी टी बाय 2t क्यूब माइनस टी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। हमने यहाँ पर डी एक्स को इधर भेज दिया और इस वाले टर्म को नीचे लिया है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं और प्लस में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर से डी टी बटे यहाँ पर टी को कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया मेरे पास 2t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन दुनिया जानती है क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस में c। अब मैं एक काम कर रहा हूँ ना, यहाँ पर t से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और t से डिवाइड कर रहा हूँ,
तो ये हो जाएगा मेरे पास टी स्क्वायर। ऐसे मैंने क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर ना एक बार लेट कर लेता हूँ, लेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड मान लिया मैंने, ठीक है। जैसे ही जेड माना तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और यहाँ पर से 2 को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लगे हाथ हमने 2 काम किए हैं, टी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर से हमें दिख गया टी स्क्वायर है और यहाँ पे भी टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर को मैंने लगे हाथ जेड भी मान लिया है, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 2t, ये हो जाएगा मेरे पास डी जेड ओवर डी टी, ठीक है। तो 2t डी टी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास डी जेड। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास डी जेड डिवाइड बाय टी स्क्वायर की जगह पे जेड इंटू 2z माइनस 1 और ये 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में c। अब एक और काम करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से जैसे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया मेरे पास dz और डिवाइड बाय में हो गया मेरे पास 2z इंटू में 2z माइनस 1, ठीक है। अब इसका हमने यहाँ पर क्या करना होगा, मेथड ऑफ डिफरेंस अपनाना होगा और मेथड ऑफ डिफरेंस के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2z माइनस 1, ठीक है। हमने कुछ इस प्रकार से किया है और ये इस प्रकार से, ठीक है। और ये dz दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस में c। यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया, बस हमने सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा किया है, ठीक है। टी स्क्वायर को जेड माना है, टी को हमने माना है एक्स प्लस में वाई, तो इस प्रकार से हमने थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूशन किया, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसको हम सेपरेटली अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 बाय, जब हमने 2z डिवाइड बाय 2z इंटू में 2z माइनस 1 किया, तो ये हो गया मेरे पास 2z माइनस 1 और एक बार इससे डिवाइड किया तो ये हो गया मेरे पास माइनस में 1/2z और ये हो गया मेरे पास यहाँ पर dz इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस में c। अब बस फटाक से इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ 2z माइनस 1 और इसका कोफिशिएंट है 2, तो इससे डिवाइड करना मत भूलना, माइनस में इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड z और ये 1/2 मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में c। अब ये 1/2 को मैं यहाँ पर भेज के कैंसिल कर सकता हूँ और ये बचेगा मेरे पास log e 2z माइनस 1 डिवाइड बाय ये हो गया मेरे पास z, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में c, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब z को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर t से, z को माना था क्या, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में c। क्या हमने t को भी कुछ माना था क्या, t को हमने माना था क्या x प्लस में y, तो इसको ही पुट कर देते हैं यहाँ पर x प्लस में y और यहाँ पर भी x प्लस में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में c। अब हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन था, x इज इक्वल टू 0 पर y की जो वैल्यू है वो 1 है, ये यहाँ पर हमें गिवन था। तो ये हमें क्यों गिवन है, ताकि हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की वैल्यू पता लग जाए, ठीक है। तो c की वैल्यू हम यहाँ पर से पता लगा सकते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर जो हमारे पास y की वैल्यू आ रही थी वो हमारे आ रही थी 1, ठीक है। तो 0 पुट कर देते हैं यहाँ पर x की जगह पे, y की वैल्यू 1 हो गई, तो log e यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 1 और ये 0, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस में y, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू हो गई 0 प्लस में c। ये मेरे पास कितना आ रहा होगा, ये आ रहा है मेरे पास 1, ठीक है। c की वैल्यू मेरे पास मिल रही होगी log e 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर 0 लिख सकता हूँ 1 को, तो ये इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास, c की वैल्यू आएगी 0, तो c की वैल्यू तो 0 आ गई, इसको मैं यहीं पर से 0 लिख देता हूँ,
तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर जब x की वैल्यू 1/√2 हो, x की वैल्यू जब 1/√2 हो, ठीक है, और फिर हमें उसको रिपोर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले e को यहाँ पे भेज देते हैं, तो e का स्क्वायर x² हो जाएगा इज इक्वल टू x की जगह पे 1/√2 पुट करना है। तो एक बार इससे डिवाइड कर देता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस 1/x प्लस में y का होल स्क्वायर। तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 1/x प्लस में y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस e की पावर x स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस में y इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 माइनस e की पावर x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू पुट करनी थी 1/√2। x की वैल्यू जैसी 1/√2 पुट करते हैं प्लस में y इस पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 1/e माइनस √2 बच जाएगा, √e बच जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर से इधर जाके ये क्या हो जाएगा, इस पे रूट लग जाएगा, तो 1/√2 प्लस में y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 माइनस √e इस पूरे की पावर हो जाएगी 1/2, ठीक है, ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर तो हमें y की वैल्यू चाहिए थी, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/√2 प्लस में 1/2 माइनस √e इस पूरे की पावर 1/2, ठीक है। बट अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो यहाँ पर लिखा था 1/√2 प्लस में y जब उसमें x की वैल्यू 1/√2 हो, तो जब y की वैल्यू क्या होगी, जब हमारे पास x की वैल्यू 1/√2 हो, तो ये होगी y की वैल्यू जो हमने अभी ये निकाली है, ठीक है। अब ये वाली हमने y की वैल्यू कब निकाली है, जब हमारे पास x की वैल्यू 1/√2 हो, तो ये आ गई। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, 1/√2, तो 1/√2 इसमें ऐड कर देते हैं, 1/√2 प्लस में y जब हमारे पास x की वैल्यू 1/√2 हो, और फिर लास्ट में इसका होल स्क्वायर भी करना है। तो इसको जैसे ही ऐड 1/√2 को जैसे ही ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 0 हो गया, प्लस में 1/2 माइनस √e इसकी पावर कितनी हो गई 1/2। अब इस पर हमें को स्क्वायर करना है, तो इस पर मैंने जैसे ही स्क्वायर किया, इसमें मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो ये मिल जाएगा मेरे पास 1/2 माइनस √e। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपने ये वाला क्वेश्चन अपने आप से ट्राई किया होगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का था। तो आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराए हैं। टोटल हमने 5 क्वेश्चन किए और सभी का लेवल बढ़िया था। तो आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक चीज़ जरूर से याद रखना कि जो डिस्क्रिप्शन में जो आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया ना, वहाँ पर आप हर एक वीडियो को वहाँ पर सीरीज़ वाइज देख सकते हैं। तो इनमें मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, ठीक है। तो इन्हीं से सिमिलर आपको क्वेश्चन देखेंगे आपके पेपर में। इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप 3 से 4 बार की प्रैक्टिस कर लेते हो आपके पेपर आने से पहले तक, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और आपके पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप 45 से ऊपर स्कोर कर देते हो हार्ड वाली शिफ्ट में, तो आपके आराम से 98+ परसेंटाइल से ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी के अगले पार्ट को कंटिन्यू करते हुए। तो तब तक ले जय हिंद, जय भारत।